हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग एक बहुत ही अलग टॉपिक नारीवाद के प्रकार एवं उनके प्रमुख दौर अर्थात वेव या लहर कौन कौन सी रही हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बृहद टॉपिक है, तो इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में चर्चा करने लगेंगे तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें जो भी टॉपिक रहे हैं या फैक्ट्स हैं, उनको मैंने कवर किया है। और अगर फिर भी आप लोगों को अगर ज़रूरत होगी, आवश्यकता ऐसी महसूस होती है कि हमें इनसे रिलेटेड और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं अवश्य इस पे और भी लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। नारीवाद, आखिर में नारीवाद होता क्या है? नारीवाद का अर्थ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो महिला है उनका पुरुष के ऊपर वर्चस्व होना चाहिए या उनकी जो स्थिति है वह पुरुषों से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नारीवाद का अर्थ नहीं होता है। नारीवाद का अर्थ ये है कि जो पुरुष है और महिला है, इन दोनों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार मिलना चाहिए। अर्थात यहाँ पर इक्वालिटी की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है। तो नारीवाद का अर्थ ही होता है कि यह पुरुषों से महिलाओं की समानता की बात होती है, ना कि एक से दूसरे के वर्चस्व की बात होती है। नारीवादी आंदोलन के चार प्रमुख दौर हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें हम लोग प्रथम लहर की यदि बात करें तो 1850 से 1910 ईस्वी तक माना जाता है। अर्थात हो सकता है कि एग्जाम में इसे घुमा के ऐसे भी पूछ दे कि 19वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक का प्रथम लहर का दौर माना जाता है। इसकी एक विचारक रही हैं जिन इन्हीं से माना जाता है कि जो नारीवाद की संकल्पना है या नारीवाद का जो प्रभाव देखने को मिलता है, वह इन्हीं के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इसी पुस्तक के द्वारा इन्होंने नारीवाद के अर्थात जो नारी का अधिकार है पुरुषों के समान, उसके लिए इन्होंने इस पुस्तक में काफ़ी कुछ लिखा है और इसके लिए मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट का नाम अग्रणी रूप में लिया जाता है। तो प्रथम लहर में मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट का नाम, इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि प्रथम लहर में आखिर में किन मुद्दों पे बात हो रही थी। आखिर में जो प्रथम लहर थी नारीवादी आंदोलन का, उसमें इन्होंने क्या ऐसा डिमांड किया, इन्होंने आखिर में ऐसी क्या आवश्यकता इनको महसूस हुई थी कि जहां पर ये प्रथम चरण का आंदोलन हमें देखने को मिलता है। तो मौलिक और राजनीतिक अधिकारों की बात यहाँ पे की जाती है कि हमारे जो कुछ मौलिक अधिकार हैं, कुछ बेसिक अधिकार जैसे कि शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, तो ये हमें मिलना चाहिए। या फिर राजनीतिक अधिकार की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है वोट का अधिकार। इसे सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये प्रथम लहर से संबंधित है, वोट का अधिकार, और इसी को सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा जो मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो यहाँ पर शिक्षा की बात की गई थी। ऐसा पहले माना जाता था कि जो महिलाएं होती हैं उनमें पुरुषों की तुलना में कम सोचने समझने की क्षमता होती है और वह शिक्षा के उस लेवल तक नहीं जा सकती हैं जिस शिक्षा के लेवल तक एक पुरुष पहुंचता है। तो यहाँ पे ये मूवमेंट में ये मुद्दा भी उठाया गया कि हमें शिक्षा का भी अधिकार मिलना चाहिए। हम सभी को, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को बराबर शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। वहीं पर बात यदि रोजगार की करें तो रोजगार में भी इन्होंने समानता के अधिकार को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया था कि हमें भी रोजगार में भागीदारी चाहिए।
अब बात करते हैं दूसरी लहर की। तो दूसरी लहर का जो दौर है यह 1960 से 1970 के दशक में माना जाता है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठा था वह सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो समानता का मुद्दा था, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि वैधानिक और सामाजिक अधिकार में समानता के लिए यह दौर हमें देखने को मिलता है। इस दौर का आंदोलन जो है वह सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक इन सभी के लिए समानता के अधिकार के लिए आंदोलन देखने को मिलता है। इसमें एक बहुत ही फेमस कोट है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, और यह कैरोल हेनिस के द्वारा दिया गया है। यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि पर्सनल इज पॉलिटिकल किसका कथन है। तो यह है कैरोल हेनिस का। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि यह किस लहर से संबंधित है या किस वेव से संबंधित है। तो यह सेकेंड वेव से या दूसरी लहर से संबंधित है। एक यहाँ पे फैक्ट और आता है कि द फेमिनाइन मिस्टिक यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, और इसकी लेखक या लेखिका बोल सकते हैं बेटी फ्रेडन है। और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछी भी गई है, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी बात आप लोगों को यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि कैरोल हेनिस हैं, बेटी फ्रेडन हैं, ये सभी लोग प्रथम और दूसरी लहर से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रथम लहर जो थी वह पूरी तरह समाप्त होने के बाद से दूसरी लहर प्रारंभ होती है। ऐसी बहुत विचारक रहे हैं कि जो कि प्रथम लहर में भी रहे हैं और दूसरी लहर में भी उनको देखने को मिला है। यहाँ पे कुछ मुद्दे थे दूसरी लहर में जो उठाए गए थे, वह रोजगार के थे। तो रोजगार जो है ये हमें प्रथम लहर में भी देखने को मिलता है कि जहाँ पे समानता की बात होती है तो होता है कि हमें भी रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रोजगार का जो मुद्दा उठा था तो समानता की बात तो थी ही, यहाँ पे वर्क प्लेस इक्वालिटी की बात हो रही थी कि हमें जो कार्य करने का स्थान है, ऐसा देखा जाता है कि एक ही ऑफिस में या एक ही कार्यालय में या फिर किसी प्राइवेट जॉब में जो पुरुष होते हैं वो सेम पद पे अर्थात उसी पद पे उनको जो वेतन है वो ज्यादा दिया जाता है कंपेयर टू महिला के। तो महिलाओं को जो है उतना ही काम कर रही हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में उन्हें कम वेतन दिया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने रोजगार में वर्क प्लेस इक्वालिटी की बात की थी कि जब जहाँ पे काम किया जाता है वहाँ पे हमारे साथ समान व्यवहार किया जाए, समान वेतन मिलना चाहिए। दूसरा यहाँ पे प्रजनन के अधिकार की बात हुई, रिप्रोडक्शन, अर्थात महिलाओं का ये आखिर में ऐसा क्यों माहौल है कि सिर्फ महिलाएं ही बच्चों की केयर करें या फिर उनका पालन पोषण करें, ध्यान रखें। यह सिर्फ महिलाओं तक सीमित ना हो के बल्कि पुरुषों तक भी जाना चाहिए। तो इस अधिकार को भी दूसरी लहर में मुद्दा उठाया गया था, देखने को ऐसा मिला था। तीसरा हम देख सकते हैं कि घरेलू हिंसा के विरोध में आंदोलन देखने को मिला था। और इसी के अगर हम तर्ज पे देखें तो भारत में जो घरेलू हिंसा अधिनियम जो देखने को मिलेगा 2005, ये भारत के संदर्भ में 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम यह 2005 में देखने को मिलता है। तो यह दूसरी लहर से ही संबंधित मुद्दा उठाया गया था। इस लहर की एक खास बात यह भी थी कि यह सिर्फ उच्च एवं श्वेत वर्ग तक ही सीमित था। अर्थात जो जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे या जो भी आंदोलन हो रहा था यह सिर्फ उच्च वर्ग के जो अमेरिकन या जो ब्रिटेन की जो महिलाएं थी, श्वेत वर्ग की महिलाएं थी, उच्च वर्ग की महिलाएं थी, सिर्फ उन्हीं तक यह आंदोलन देखने को हमें मिल रहा था। यहाँ पे अगर जब तृतीय लहर की बात आती है, सॉरी, तृतीय लहर की बात आती है, एक मिनट मैं इसको अ, हम्म, तृतीय लहर की बात करें तो यह 1990 के दशक में माना जाता है। तृतीय लहर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें
गैर श्वेत जो महिलाएं थीं या फिर जो निर्जातीय वर्ग थे, उनकी प्राथमिकता पर जोर दिया गया। अर्थात यह अब आंदोलन सिर्फ उच्च एवं श्वेत वर्ग तक ही सीमित न होके, बल्कि विभिन्न वर्ग के विभिन्न जो निजातीय वर्ग देखने को मिल रहे थे, या जो ब्लैक वुमेन थी, उन सभी का, या फिर दलित वुमेन थी, जो दलित महिलाएं थी, इन सभी के जो भी समस्याएं थी, उन पे जोर दिया जा रहा था। दूसरी बात ये भी थी कि इस लहर में भूमंडलीकरण और तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, इस पे भी ध्यान दिया जा रहा था, या ये आंदोलन इससे संबंधित था। यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है, अंतर अनुभागीयता, अर्थात इंटरसेक्शनैलिटी। इस जो टर्म है, इसको क्वाइन किया था, अर्थात इस शब्द को देने वाले या उसके जनक जो हैं, वह किम्बरले क्रेनशॉ हैं। अब ये अंतर अनुभागीयता क्या होती है, इसको हम लोग समझ लेंगे। सॉरी। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, अगर एक नाम का कोई व्यक्ति है, वह किसी लिंग का हो सकता है, किसी वर्ग से संबंधित हो सकता है, उसकी कुछ राष्ट्रीयता हो सकती है, या फिर उसकी कुछ जाति हो सकती है। तरह तरह की चीजें एक व्यक्ति से संबंधित होती हैं। तो ये जो अलग लिंग का है, अलग वर्ग का है, अलग राष्ट्रीयता है इसकी, इन तीनों को मिला के जो व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, इसी को अंतर अनुभागीयता कहते हैं। इसी को हम इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। अब यहाँ पे जो तृतीय लहर हमें देखने को मिलती है, इसी लहर में चूंकि हम ये बात उठी थी चर्चा में कि हम सिर्फ किसी एक जाति की बात नहीं करेंगे, किसी एक वर्ग की बात नहीं करेंगे, या किसी एक देश या राष्ट्रीयता की बात, या किसी एक लिंग की बात नहीं की जाएगी, बल्कि सभी की समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा, या सभी की समस्याओं से जुड़े हुए जो भी विषय हैं, उन पे आंदोलन फोकस रहेगा। तो इसके कारण इसमें बहुत सारे जो फेमिनिज्म है या नारीवाद है, वह उभर के देखने को मिलता है। जैसे कि स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म। स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म आखिर में क्या होता है? तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक, कुछ भी हम मान लेते हैं, एक पॉइंट है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे है, तो वो सिर्फ अपने आसपास की जो चीजें हैं, वह सिर्फ उतना ही देख सकता है, उसको ये भाग दिखाई नहीं देगा। वहीं पे अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पे है, तो उसको यहाँ का ये भाग दिखाई देगा, लेकिन उसे ये भाग जो है वो दिखाई नहीं देगा। अर्थात स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म ये कहता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक दलित महिला है, अगर एक दलित महिला है, इसकी क्या समस्याएं हैं, वह एक जो अमीर महिला है कोई, या फिर किसी उच्च वर्ग से संबंधित महिला है, वह दलित महिला की समस्याओं को नहीं समझ सकती है। या फिर यहीं पे अगर कोई एक मुस्लिम महिला है, उसकी क्या समस्याएं हैं, वह कोई एक हिंदू महिला जो है वह नहीं समझ सकती है। तो स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म ये कहता है कि जिसकी समस्या है, उसको उसी रेफरेंस में हमें समझना चाहिए या फिर देखना चाहिए। यहाँ पे ब्लैक फेमिनिज्म निकल के आता है। यह नारीवाद की एक धारा, जिसमें कि जो अश्वेत महिलाएं थी, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज में हमें देखने को मिली, तो वहाँ पे जो उनकी समस्याएं थी, उनसे जुड़े हुए जो आंदोलन थे, वह ब्लैक फेमिनिज्म में हमें देखने को मिलते हैं। यहीं पे पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म भी निकल के आता है। और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म आखिर में क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। हालांकि पोस्ट मॉडर्न जो फेमिनिज्म है, वह ये मानता है कि जो जेंडर है, अर्थात जो लिंग है, हम उसी की धारणा को क्यों मानते हैं? आखिर में ये सोशली बनाया हुआ ही है ना, ये तो हमारी ही सोच के द्वारा बनाया गया है। तो हम इसी को सीधे कट करते हैं, हम इसी को अस्वीकार कर देते हैं।
हम यही मान लेते हैं कि जो लिंग है या फिर जेंडर है ये कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा बनाया है इसलिए ये अवधारणा हमारे मन में बार बार आती है। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है वह जो जेंडर की अवधारणा है सीधे उसी को इनकार करता है। अब चतुर्थ लहर की यदि बात करें तो इसे हम 21वीं शताब्दी या 2005 से मान सकते हैं, जब इंटरनेट का प्रयोग ज्यादा स्तर पे या बृहत स्तर पे होने लगा था। यहाँ पे सोशल मीडिया का प्रयोग होने लगा था। और जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं कि अभी रिसेंटली बहुत जल्द ही तमाम जो हिंदी सिनेमा से संबंधित या फिर बॉलीवुड से या फिर टॉलीवुड से या जो भी अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो महिलाएं थीं, उन्होंने मी टू मूवमेंट किया था, जो कि सोशल मीडिया के द्वारा किया गया था। तो ये हमारा चतुर्थ लहर के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे नारीवाद के प्रकार की बात करते हैं। तो नारीवाद के प्रकार में पहला प्रकार जो आता है वह है उदारवादी नारीवाद। इसे लिबरल फेमिनिज्म भी कहते हैं। लिबरल का मतलब ये होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और ना ही बहुत ओके ओके ठीक है, जो जैसे है वैसे, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, चल रहा है, बस हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अर्थात उनके में उदारता की भावना पाई जाती है। ये जो नारीवाद है यह अधिकार और अवसर की समानता की बात करता है। यह कहता है कि पुरुष समस्या नहीं है। ये जो नारीवाद है, उदारवादी जो नारीवाद है, ये ऐसा मानता है कि जो पुरुष है ये हमारी समस्या नहीं है, बल्कि जो राज्य है, ये राज्य जो है ये हमारी समस्या है। क्योंकि जो राज्य ने जो भी नियम कानून बनाए हैं वह पुरुषों के लिए ज्यादा लाभकारी बनाए हैं और महिलाओं को वहां पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो ये जो मुख्य कारण मानते हैं, जो मुख्य समस्या मानते हैं, मेन प्रॉब्लम इनको राज्य में मिलता है, स्टेट में मिलता है, ना कि पुरुष वर्ग में मिलता है। तो उदारवादी फेमिनिज्म, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में अगर पूछ दे कि ऐसा कौन सा नारीवाद है जिसमें पुरुष को मुख्य रूप से समस्या नहीं माना जाता है, तो ये है उदारवादी नारीवाद अर्थात लिबरल फेमिनिज्म। इसका जो मेन मोटो है वह WID, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, वुमेन इन डेवलपमेंट। ये महिलाओं को विकास में सहायक मानता है। सॉरी, विकास में महिलाएं, इसको हम ऐसा जो कि ऑप्शन में बोल देता है वो होता है विकास में महिलाएं। तो जो उदारवादी जो नारीवाद है इसका जो मोटो है वो वुमेन इन डेवलपमेंट अर्थात विकास में महिलाएं, जिसे हम WID भी कहते हैं। और इससे एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उदारवादी नारीवाद में ही सफ्रेजिस्ट मूवमेंट को माना जाता है। अर्थात सफ्रेजिस्ट मूवमेंट, इसका अर्थ ही है वोट का अधिकार। अर्थात जो लिबरल फेमिनिज्म है वो सबसे पहला फेमिनिज्म था और उसने सबसे पहले वोट के अधिकार को माना था कि भाई हमें पहले वोट देने का अधिकार दो, ताकि हम भी लगे कि हाँ समाज में कुछ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सॉरी, इस जो उदार नारीवाद है इसमें दो जो प्रमुख नाम आते हैं विचारकों के, वो हैं मैरी wollstonecraft और बेटी फ्रेडेन। दूसरा जो नारीवाद है यह है रेडिकल फेमिनिज्म अर्थात उग्रवादी नारीवाद। यह नारीवाद जो है वह सिर्फ और सिर्फ पुरुष तथा जो पुरुष प्रधानता जो
हमें समाज में हायरार्की देखने को मिलती है, या ये बोलेंगे कि जो पैट्रियार्की देखने को मिलती है, पुरुष प्रधान समाज देखने को मिलता है, वह इसी को समस्या मानता है। ये बोलता है कि सबसे पहले तो समस्या हमारी पुरुष ही हैं, इन्हीं को सबसे पहले हटा दो, बात ही खत्म है। तो उग्रवादी नारीवाद मतलब कि ये उग्रवादिता की बात होती है, रेडिकल की बात है, ये अपने बिल्कुल चरम पे है कि हमें पुरुष चाहिए ही नहीं समाज में। तो इस प्रकार से ये जो है, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई। ये उग्रवादी जो नारीवाद है, इसमें वुमेन एंड डेवलपमेंट की बात होती है। हाँ, आप करेक्ट हैं। तो हाँ, ये जो है, यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। WAD, सॉरी, WAD। हाँ, तो ये जो है उग्रवादी जो नारीवाद है, ये वुमेन एंड डेवलपमेंट अर्थात इन दोनों के बराबर की बात करता है, कि महिलाएं और विकास की बात करता है। महिलाएं और विकास, ये जो है उग्रवादी अर्थात रेडिकल फेमिनिज्म के अंतर्गत आता है। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो उदारवादी नारीवाद है उसमें महिलाएं, विकास में महिलाएं हैं, लेकिन वहीं पर उग्रवादी नारीवाद जो है वहां पे महिलाएं और विकास की बात की जाती है। यहाँ पे 1 मिनट, ये जो है, ये लाइन यहाँ से कट कर सकते हैं, ये गलत टाइपिंग हो गई थी, सॉरी। और यहाँ पे हम सुलामित फायरस्टोन की बात करते हैं, इन्होंने रिप्रोडक्शन पे काम किया था, तो ये फैक्ट्स हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर तीसरी लहर की बात करें या तीसरी नारीवाद की बात करें, तो ये है मार्क्सिस्ट नारीवाद, और ये जो है ये दोहरे उत्पीड़न की बात करता है। मार्क्सिस्ट नारीवाद, जैसा कि हम लोग मार्क्सिस्ट विचारधारा की बात करते हैं, तो वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध में होता है। मार्क्सिस्ट जो कहता है विचारधारा, वो ये कहता है कि जो भी चीज़ें हैं वह पब्लिक की होनी चाहिए, अर्थात सबकी होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से जो मार्क्सिस्ट नारीवाद की विचारधारा है, वह दोहरे उत्पीड़न की बात करता है, और वह किस तरीके से, वह ऐसा मानता है कि महिलाएं एक तो घर में रह के वह बच्चों का पालन पोषण भी करती हैं, वहीं पर बाहर के काम भी संभालती हैं, लेकिन फिर भी उनको उस तरीके से उनको प्रॉपर्टी में या पूंजी में हिस्सा नहीं मिल पाता है, जो वर्चस्व देखने को मिलता है वह पुरुषों का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से दोहरे उत्पीड़न की बात मार्क्सिस्ट नारीवाद कहता है, या जो पूंजीवाद है इस पे जोर देता है और कहता है कि जो ये पूंजीवाद की अवधारणा है प्राइवेट की, इसको बल्कि पब्लिक कर दो, सबके लिए खोल दो, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनका भी इस पे अधिकार हो। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से, कि अगर किसी महिला का विवाह होता है, और जब वह विवाह होके अपने पति के घर जाती है, तो वहाँ की जो भी प्रॉपर्टी है उस पे महिला का कोई अधिकार नहीं होता है। जो भी वहाँ की प्रॉपर्टी है या पूंजी है, उस पे उसके पति का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से महिलाओं को अगर उत्पीड़न दिया भी जा रहा है, तो वह चाह के भी घर नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि ना तो उनका अपना घर है, ना उनके पास कोई प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार से मार्क्सिस्ट विचारधारा जो है नारीवाद से संबंधित, वह ऐसा मानती है कि जो ये पूंजीवाद का जो प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ यह पुरुषों के पास है, इसको हटा देना चाहिए और इसे पब्लिक कर देना चाहिए, क्योंकि जब महिलाओं पब्लिक रहेगा तो महिलाओं का भी उस पर अधिकार होगा, और इस प्रकार से महिलाएं भी इस उत्पीड़न से बच सकती हैं। इसका जो मोटो है वो ये है, WAD, वुमेन एंड डेवलपमेंट। 1 मिनट, हमें लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो गया है। 1 मिनट।
1 मिनट, कन्फ्यूज़न ये हो गया है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो WAD की बात है, ये यहाँ पे है ही नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं है। ये तीसरी जो लहर है, इसमें देखने को मिलता है WAD से, और ये है वुमेन एंड डेवलपमेंट। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया। उग्रवादी जो नारीवाद है, इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसको आप लोग कट करके करेक्शन कर लीजिएगा। जो मार्क्सिस्ट नारीवाद है, इसमें हमें WAD देखने को मिलता है, वुमेन एंड डेवलपमेंट। समाजवादी जो है नारीवाद, अर्थात सोशलिस्ट नारीवाद जो है, इसमें तिहरे उत्पीड़न की बात कही जाती है, और ये तिहरा उत्पीड़न आखिर में क्या होता है, तो जो मार्क्सिस्ट के जो दोहरे उत्पीड़न की बात थी, वो तो साथ में रहती ही रहती है, साथ में इसमें लिंग अर्थात जेंडर भी जोड़ दिया जाता है, कि सिर्फ हम किसी वर्ग की बात क्यों करें, बल्कि इसमें जो लिंग होता है या फिर जेंडर होता है, वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा देखने को मिलता है कि जो जेंडर होता है, उसमें भी उत्पीड़न की भावना ज़्यादा देखने को मिलती है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा उत्पीड़न देखने को मिलता है, और इनका जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, वह है GAD अर्थात जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो समाजवादी नारीवाद है या फिर सोशलिस्ट नारीवाद है, इसमें चूंकि तिहरे उत्पीड़न की बात होती है, मार्क्सिस्ट में दोहरे उत्पीड़न की बात थी, तो इसमें सिर्फ वुमेन एंड डेवलपमेंट की बात हो रही थी। लेकिन जब इसमें हमने जेंडर को भी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जेंडर एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। अब यहाँ पे पांचवा नारीवाद, पारिस्थितिक नारीवाद देखने को मिलता है। यह नारीवाद महिलाओं को पर्यावरण से जोड़कर देखता है। कैसे देखता है? जैसे कि हम मानते हैं कि पर्यावरण जो है, वह हमें सब कुछ देता है। हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, हमें खाने के लिए भोजन प्रोवाइड करता है, तो तमाम चीज़ें हम पर्यावरण से ही लेते हैं, लेकिन हम उसे ऐसे ही उसी के हाल पे छोड़ दिए हैं कि उसकी स्थिति चाहे जितनी बदतर हो, हम अपनी आवश्यकताएं सिर्फ पूर्ण कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं, उनकी भी स्थिति उसी के अनुसार जोड़ के देखी जाती है कि महिलाएं जो हैं, वह बच्चों को जन्म देती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। इन सब के बावजूद हम महिलाओं को वो सम्मान या फिर वो अधिकार नहीं दे पाते हैं, बल्कि उल्टा उनको प्रताड़ित ही करते हैं। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक नारीवाद जो है, वह पर्यावरण को महिलाओं से जोड़ के देखता है, और इसका जो मुख्य थीम है, वह WED है, वुमेन, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट। इन तीनों को जोड़ के WED है, और ये पारिस्थितिक नारीवाद का है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि चूंकि वुमेन और डेवलपमेंट के बीच में ई आता है, तो ई से इन्वायरमेंट हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, तो कभी नहीं भूलेंगे। अब अगर हम यहाँ के कुछ आंदोलनों की बात करें, तो हम चिपको आंदोलन जो कि देखने को मिलता है कि किस प्रकार से महिलाएं जो थीं, वह जो जंगलों के पेड़ थे, उनसे चिपक चिपक के, और फिर उन्होंने उसे काटने से इनकार कर दिया था, या जो भी काटने वाले आते थे वो वापस चले जाते थे मजबूर होके। उन्होंने बोल दिया कि ये हम नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन जो है, यह पारिस्थितिक नारीवाद से संबंधित देखने को मिलता है। इस जो विचारधारा है, इससे संबंधित जो प्रमुख हमें विचारिका देखेंगे या विचारक बोल सकते हैं, तो इसमें वंदना शिवा और वीणा अग्रवाल मानी जाती हैं। छठा जो है, वह है पोस्ट मॉडर्न नारीवाद। अब ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले चर्चा हालांकि कर चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज दूसरे टॉपिक्स में देखे जाते हैं, हम सोशियोलॉजी के किसी भी फील्ड से जोड़ के जब पोस्ट मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं, तो जो भी मेगा थ्योरी हुई है या मेटा थ्योरी बोलेंगे, या जो बृहद थ्योरी हुई है, उनका ये विरोध करते हैं। जिस प्रकार से अगर हम पार्सन्स की
पार्सन्स की अगर हम मेटा थ्योरी की या मेगा थ्योरी की बात करें तो इसका विरोध किया गया है पोस्ट मॉडर्निस्ट के द्वारा। उसी प्रकार से जो पोस्ट मॉडर्न नारीवाद है या जो भी बृहत थ्योरीज अर्थात किसी भी महिलाओं के या वर्ग के एक पूरे समूचे समस्याओं को न देख के बल्कि उनके छोटे-छोटे भाग करके हमें उनके हर एक समस्याओं को समझना आवश्यक है, यह इस पे जोर देता है। और पोस्ट मॉडर्न नारीवाद से संबंधित जो मुख्य विचारक हैं वो हैं जूडिथ बटलर और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अनडूइंग जेंडर, जो कि इन्होंने अनडूइंग जेंडर में ही ऐसा कहा है कि जो लिंग होता है या फिर जेंडर होता है यह कुछ भी नहीं होता है, यह अभिनय पर निर्भर करता है। अर्थात अगर हम माँ ये शुरू से ही अगर किसी बच्चे को बोल दें, किसी अगर लड़के को हम बोल दें कि जो लड़के होते हैं वह रोते नहीं हैं, उनका रोना जो होता है वो मना होता है। बोलते हैं कि जो रोना होता है वह कमजोरी की निशानी होती है, तो लड़कों को नहीं रोना चाहिए। वहीं पे लड़कियां जो होती हैं वह हर बात पे रो देती हैं, तो अर्थात लड़कियां जो होती हैं वह कमजोर होती हैं। तो इस प्रकार की जो ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, इसी को जूडिथ बटलर कहती हैं कि हमें यह कॉन्सेप्ट ही नहीं रखना चाहिए, हमें ये सीधे मानना चाहिए कि जेंडर कुछ होता ही नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट ही हम हटा दिए तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज ये नारीवाद के प्रकार एवं प्रमुख जो इनकी लहर रहे हैं उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स रहे हैं। हालाँकि ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत विशाल टॉपिक है, तो क्योंकि इसमें जितने विचारक आए हैं या जितनी इसमें जो भी नारीवाद से संबंधित जो महिलाएं विचारक हैं उन पे भी एक अलग से लेक्चर बनना आवश्यक है, क्योंकि डिटेल में उनके बारे में भी पूछ दिया जाता है। तो मैं आगे भी जैसे जैसे समय मिलेगा मैं इन सब पे भी एक एक करके एक एक विचारकों पे मैं अलग से भी एक एक लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।